In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear student. I am Yasir Mahmood, your physics teacher. Dear student, as you know, we are discussing about the unit number 5, which is of turning effect of forces. In the previous topic, we had discussed about the moments of force. Today, we are going to discuss about the center of gravity. Now, what is the center of gravity? The point through which its whole weight appears to act for any orientation of the object is called center of gravity. मीन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी ओरिएंटेशन में पड़ा हुआ है, अगर एक खास पॉइंट के ऊपर उसका सारा का सारा वेट लग रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स होती है, सेंटर पॉइंट पे होती है। अगर बॉडी वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, इरेगुलर है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास जो है वो इनसाइड द बॉडी भी हो सकती है, आउटसाइड बॉडी भी हो सकती है। अब बेटा अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो किस तरफ होती है, वो डिपेंड करती है पोजीशन पे, कि जिस पोजीशन पर ह्यूमन बॉडी होगी, जिस ओरिएंटेशन पे होगी, उस ओरिएंटेशन के लिहाज से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपराइट खड़ा हो जाता हूँ, स्ट्रेट बिल्कुल, मैं दोनों टांगों को जोड़ लेता हूँ, पाँव को जोड़ लेता हूँ, अब मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी मेरे सेंटर पे होगी, पाँव, दोनों पाँव के सेंटर पे होगी, क्योंकि दोनों पाँव के सेंटर के ऊपर मेरा सारा का सारा वेट लग रहा होगा। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये है शीशा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक पाइवट ले लिया। अब इस पाइवट को एग्जैक्टली उसके सेंटर में रख दिया। ठीक है बेटा। अब मेरा बेटा मैंने अभी आपको बताया था अगर तो हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा उसके सेंटर पे एग्जैक्ट। तो ये देखिए यूनिफॉर्म एक शीशा है हमारे पास, बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड की तरह। हमने क्या किया, हमने पाइवट ले लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया, उस पाइवट को हमने रख दिया बिल्कुल सेंटर के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर। ठीक होगा बेटा। ये मिड पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो बॉडी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगी तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए खुद भी शर्त है कि दो जो वेट एक्ट कर रहे हैं हमारे पास, दैट मस्ट बी अलोंग दी सेम, हमारे पास सेम लाइन पे भी होना चाहिए वेट, और वेट की जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। ठीक हो गया बेटा। तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। अब बेटा हम एक ले लेते हैं एक एग्जांपल सिंपल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक हो गया। हमने एक ले लिया पाइवट। अब इस पाइवट को हमने एग्जैक्टली सेंटर पे रख दिया। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा ये जो रॉड सेंटर पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर उसी वक्त ही बैलेंस होगा जब यूनिफॉर्म होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर तो रॉड यूनिफॉर्म है तो वो इसके मिड पॉइंट के ऊपर बैलेंस हो जाएगा। अब इसका मिड पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, अगर हम कहते हैं ये वैल्यू इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है, 0 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि जो रॉड की लेंथ है वो 0 से 50 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो मिड पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह जो हम इसका मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं। अब बेटा अगर हम इसको दूसरे सेंस में लें, मैं क्या करता हूँ, मैं 4 डिफरेंट वेट लेता हूँ, उन 4 डिफरेंट वेट्स को जो है मैं अटैच कर देता हूँ। लेकिन हमारे पास याद रखिए जो वेट्स लेंगे आप उसका मैथ सेम है। ठीक है, मैथ क्या रखना है हमने, उसका सेम रखना है चारों का। तो हमने क्या किया, उन 4 में से 2 को हमने क्या किया, हमने पाइवट की लेफ्ट साइड पर अटैच कर दिया, 2 को पाइवट की राइट साइड पर अटैच कर दिया। अब बेटा दोनों चारों के चारों वेट जो है उनका मैस इक्वल है। ठीक हो गया बेटा। अगर लेट्स सपोज इसका मैस 1 न्यूटन है, इसका वेट 1 न्यूटन है, इसका भी 1 न्यूटन है, इसका भी 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। ठीक है, हमें जो वेट होता है आपको पता है उसका यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। अब बेटा सारे के सारे जो वेट है हमारे पास जो है वो सब का जो हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब बेटा मैं कहता हूँ मैंने पहले को कह दिया W, पहले का हमारे पास, दूसरे का W, तीसरे का W, चौथे का W सेम है। अब बेटा आप देखें जितना पाइवट की लेफ्ट साइड पर वेट अटैच है उतना ही पाइवट की राइट साइड पर वेट अटैच है, और पाइवट की लेफ्ट साइड के ऊपर जिस पॉइंट पे हमारे पास वेट, दोनों वेट अटैच है, उसी पॉइंट्स के ऊपर पाइवट की राइट साइड पे भी अटैच है। मीन पाइवट से जितना फासला लेफ्ट साइड के वेट्स का है उतनी फासला राइट साइड के वेट का है। तो बेटा अगर हमने इसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है
तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में पढ़ा था कि हमारे पास एक होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर तो बेटा ये रॉड लेफ्ट साइड पे मूव कर दे तो हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर राइट साइड पे करे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब बेटा जितना वेट लेफ्ट साइड पे लग रहा है उतना वेट राइट साइड पे लग रहा है, तो इसका मतलब है जितनी इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी उतनी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, बॉडी रेस्ट पर हो जाती है, बॉडी स्टेबल हो जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे चूंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, बॉडी रेस्ट पर आ गई, बॉडी स्टेबल हो गई। और बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके ऊपर बॉडी का वेट ऐड कर रहा है वो ये हमारे पास पाइवट पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा हुआ। अब बेटा एक और अगर हम केस ले लें, हम इन 4 वेट के बजाय एक ही वेट ले लें और उसका जो मैस हो वो इतना ही हो जितना इन चारों का है, तो क्या फिर भी बैलेंस होगा? जी फिर भी बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास इन चारों वेट को ऐड करके आया ना, टोटल वेट, ये वाला वेट बेटा चारों वेट को ऐड करके हमारे पास आया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देखें चारों वेट को ऐड करके आया, जो इफेक्ट इन चारों का है वो इफेक्ट सिंगल का है। ठीक है, अगर इन चारों की वजह से हमारे पास बैलेंस हुआ, इसकी वजह से भी बैलेंस होगा। ठीक है, अब बेटा टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा? अगर मैं चाहता हूँ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, कैसे प्रोड्यूस हो? प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, मैंने आपको बताया था, याद रखें बेटा, कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फिक्स पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, पाइवट पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होगा, तो बेटा जब ही इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स लग रही है, लाइन ऑफ एक्शन दी फोर्स किया है वो अलोंग दी पाइवट है। ठीक है, फिक्स पॉइंट के अलोंग है। तो बेटा जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स अलोंग द पाइवट होगी, अलोंग द फिक्स पॉइंट होगी, तो याद रखें बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी विल रिमेन स्टे इन द इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। ठीक हो गया बेटा? अगर मैं क्या करता हूँ, इस पाइवट पॉइंट को मूव कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं पाइवट पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पर ले आया, अब इन्होंने डिस्टेंस डी कवर किया। अब बेटा अब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन दी फोर्स है, ये पाइवट पॉइंट के लॉन्ग नहीं लग रही, बल्कि पाइवट पॉइंट के परपेंडिकुलर लग रही है। आप देखिए पाइवट पॉइंट के परपेंडिकुलर लग रही है। एफ और डी के दरमियान हमारे पास एंगल क्या 90 डिग्री है, पहले इसी पॉइंट पर लग रही थी। एफ और डी के दरमियान एंगल क्या आ रहा था? 0 डिग्री। ठीक है, अब इस केस के अंदर एफ और डी के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स और मोमेंट आर्म क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, या पाइवट पॉइंट, अगर उसकी पोजीशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो जब इसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकती है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस हो सकती। अब बेटा इस सिचुएशन के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो फिक्स पॉइंट से पास नहीं कर रहा, बल्कि उसके परपेंडिकुलर है। तो जाहिर बात है जिस तरफ ज्यादा मैस है उस तरफ बॉडी टिल्ट कर जाएगी, मूव कर जाएगी। अब इस तरफ ज्यादा मैस है, राइट साइड पे ज्यादा मैस है, राइट साइड पे जो मोशन होती है वो हमारे पास क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो हम कह देंगे कि बॉडी जो है इस वेट की वजह से जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट? तो बेटा अगर हम इस हाफ मीटर रूल की बात करें तो हमने ये चीज देखी कि हाफ मीटर रूल का जो जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर तक है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 25 सेंटीमीटर के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि बेटा क्लियर हो गया आपको? ठीक है, मैं फिर इसको समराइज कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर उस बॉडी का सारा वेट लग रहा हो। अगर तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म शेप है, रेगुलर शेप है, तो उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स होगा, उसका मिड पॉइंट होगा यूनिफॉर्म के अंदर। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी इनसाइड द बॉडी हो सकता है, मे बी आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे लेटर ऑन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम कर सकते हैं। और बेटा दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है मस्ट बी अलोंग द पाइवट पॉइंट, अमाउंट ऑफ फिक्स पॉइंट के अलोंग होनी चाहिए। अगर वो फिक्स पॉइंट के अलोंग नहीं है तो वो बैलेंस नहीं होगी, उसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसा कि इस केस में हमने देखा।
ठीक हो गया बेटा। अब बेटा बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ मैस है। ऐसा कब होगा बेटा, याद रखें, अगर बॉडी को हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड में रखते हैं, जैसे हमारी अर्थ है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड है, तो जब बॉडी को यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड में रखेंगे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही सेंटर ऑफ मैस होगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन क्या होती है? द सेंटर ऑफ मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट इन अ बॉडी which moves as if the entire mass of the body existed at that point। अब बेटा सेम वही है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने वेट की बात करते हैं, हमने मैस की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मैस क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का सारा मैस लग रहा हो। जब बॉडी मूव करे तो ऐसे लगे सारा का सारा मैस जो है एक फिक्स पॉइंट पर लग रहा है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। सेम ये प्रोसेस हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होता है। तो जब भी हम कहते हैं कि जब बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड में होगी, जो उसका सेंटर ऑफ मैस होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वही सेंटर ऑफ मैस होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है या हमारे पास एक यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अमूमन आमतौर पर फिक्स होती है, मिड पॉइंट पर होती है, ठीक है, सेंटर में होती है। लेकिन जो अगर इरेगुलर है, एक होलो बॉडीज है, इरेगुलर शेप है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर भी हो सकती है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा, दोनों तरफ हो सकती है। अब बेटा कुछ हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कुछ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। पहले हमारे पास सर्कल है बेटा, सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, सेंटर पे। इसी तरह सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर की भी सेंटर पे। हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर की भी सेंटर पे। हमने क्यूब ले लिया, क्यूब की भी सेंटर पे। और हमने जो है एक रेक्टेंगल ले ली, उसकी भी सेंटर पे। ठीक हो गया बेटा? कि जितने भी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पर होती है, याद रखिए, सेंटर पे होती है। अब बेटा अगर इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो उसमें कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, हम एक प्लेन लेमिना ले लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन लेमिना आ गया। बेटा लेमिना होता क्या है? लेमिना हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका मैस भी होता है और जिसकी डेंसिटी भी होती है। ठीक हो गया? हमने एक इरेगुलर शेप्ड प्लेन लेमिना ले लिया और क्या किया, इस लेमिना पर 3 सुराख कर लिए, 1 2 और 3। और कोशिश करेंगे कि तीनों सुराख दूर दूर हों ताकि सारा का सारा एरिया कवर हो। और कोशिश ये करनी है सुराख जितने स्मॉल हो सके बेहतर है, ताकि जब लेमिना को हम लटकाए तो वो रिमूव ना हो सके। ठीक है बेटा? तो हमने क्या किया, हमने 3 सुराख कर लिए। अब हमने क्या करेंगे, हर एक सुराख पर 1 बाय 1 जो है लेमिना को लगाएंगे और 7 प्लम्प लाइन लगाएंगे। ये प्लम्प लाइन, बेटा प्लम्प लाइन क्या होती है? प्लम्प लाइन भी एक हमारे पास एक मटेरियल होता है जो कि इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा आप आमतौर पर देखते हैं कि मिस्त्री वगैरह जो घरों में काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, वो जब दीवार वगैरह की जब वो देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, तो प्लम्प लाइन का इस्तेमाल करते हैं। एक थ्रेड होता है, उसके नीचे एक हमारे पास वेट लगा होता है। ठीक है? वो जब जब वो जिस पॉइंट पे वो स्टडी हो जाता है, वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो जाता है, तो कहते हैं वो पॉइंट उसका सेंटर है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर भी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले तो हमने लेमिना लिया, एक पिन लगाई, पिन के साथ हमने जो है उस लेमिना को, मतलब ये वो सुराख है, इस सुराख के लॉन्ग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहते हैं। हमने क्या करेंगे, इस सुराख पर हमने क्या लगा देंगे, लेमिना को अटैच कर देंगे पिन की मदद से, और लेमिना के साथ जो है हमने इसके साथ प्लम्प लाइन लगा दी। अब बेटा जब प्लम्प लाइन स्टेडी हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये लाइन हमारे पास ड्रा होगी। इस तरह मेरा बेटा हमने दूसरे पॉइंट पे भी हमने हमने जो है क्या करना है, हमने लेमिना को लगा देना है, साथ प्लम्प लाइन लगा देंगे। प्लम्प लाइन स्टेबल होगी, स्टेडी होगी, तो फिर हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इसी तरह तीसरे पॉइंट पे, तीनों पॉइंट्स के ऊपर, तीनों सुराख के ऊपर आपने 1 बाय 1 लेमिना को रखना है, साथ प्लम्प लाइन को रखना है, और आपने प्लम्प लाइन की मदद से लाइन ड्रा कर लेंगे। जब प्लम्प लाइन जो है वो स्टेडी हो जाएगी तो बेटा आप क्या करोगे, आप लाइन ड्रा कर लो। ठीक है बेटा? फिर आप देखोगे कि जिस पॉइंट के ऊपर ये तीनों लाइनें कंसाइड करें, देखिए एक लाइन ये है सीधी, एक ये है, एक ये, जिस पॉइंट के ऊपर तीनों लाइनें कंसाइड करेंगी, इस पॉइंट को उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। ठीक हो गया बेटा? क्लियर हो गया कि जिस पॉइंट के ऊपर तीनों लाइनें कंसाइड कर रही हैं वो पॉइंट होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया बेटा? इस तरह जो है हम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का
सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मालूम कर सकती हैं। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है बेटा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होती है इसका मतलब बॉडी बैलेंस है, बैलेंस होने का मतलब बॉडी स्टेबल है। ठीक है, तो याद रखना स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास तीनों रिलेट हैं। ठीक है ना, बॉडी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगी, ठीक है, अपने मिड पॉइंट पर होगी, बॉडी बैलेंस होगी, बैलेंस का मतलब बॉडी स्टेबल होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट हैज बीन टिल्टेड स्लाइटली। ठीक है बेटा, कि अगर हम किसी भी बॉडी को स्लाइटली टिल्ट करें, मीन उसको स्लाइटली उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करें स्लाइटली, तो क्या हो, अगर हम फोर्स जो उसके ऊपर फोर्स लगाने का फोर्स लगाना बंद करें और बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लें, तो हम कहेंगे वो स्टेबल है। ठीक है, और वो उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ आ गई कि अगर हम बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं स्लाइटली टिल्ट करने के लिए, जब फोर्स को रिमूव करें, बॉडी दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लें, तो हम कहेंगे वो स्टेबल, वो उसकी स्टेबिलिटी। अब बेटा इसको हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम पेपर कोन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तीन तरीके हैं। अब देखिए एक पेपर कोन है, इसको हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब बेटा ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसके वेट की वजह से एक्टिंग डाउनवर्ड, एक रिएक्शन फोर्स है टेबल की एक्टिंग अपवर्ड। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा इनिशियली हमारे पास पेपर कोन पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्लाइडली टिल्ट करता हूँ इसको, ये मैंने स्लाइडली टिल्ट कर दी। अब बेटा ये जो हमारे पास है, ये जो लाइन के अंडर एरिया से कहता है बेस, दैट इज अ बेस, कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है बेस एरिया कोन का, ये हमारे पास कोन का बेस एरिया। अब बेटा अगर आप इसमें गौर करें इस पॉइंट के ऊपर कि जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट होगा वो इनसाइड बेस एरिया है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट किस तरफ है? इनसाइड द बेस एरिया। याद रखें, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट जो बॉडी के एक्टिंग डाउनवर्ड आ रहा है, अगर वो बेस एरिया के इनसाइड होगा तो बॉडी स्टेबल हो सकती है। जब बॉडी पे फोर्स लगाना बंद करेंगे, बॉडी खुद ब खुद ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगी। ठीक है बेटा, जब भी कहते हैं कि अगर बॉडी को स्टेबल करना है, जो बेस एरिया होना चाहिए वाइड होना चाहिए। ठीक है, ताकि बॉडी ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो सके। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो वेट लग रहा है बॉडी का, वो अलोंग द बेस एरिया लग रहा है, बेस एरिया के अलोंग लग रहा है कौन का। जब हम इसको फोर्स लगाना बंद करेंगे, बॉडी दोबारा फिर इसी पोजीशन पर आ जाएगी। इस सिचुएशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ले स्लाइड टिल्ट के बाद, तो वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, ये हमने प्रीवियसली भी देखा कि व्हेन अ बॉडी हैज रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर हो या बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो बॉडी को कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा सेकंड हमारे पास सेकंड केस आप देखें, फिगर नंबर 2 के अंदर देखें। अब हमने कोन को क्या कर दिया, उसको स्लाइटली जो उसकी शेप चेंज कर दी। अब देखें जो कोन का वेट, अगेन वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, डायरेक्शन फॉर एक्टिंग अपवर्ड। अब मैं जब इसे टिल्ट करूंगा, अब इसका ये बेस एरिया जो है वो क्या होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, बेस एरिया किस तरफ होगा, अब इसका आउटसाइड होगा, आउटसाइड द कोन, कोन के आउटसाइड होगा, ये बेस एरिया आउटसाइड द कोन। तो अब इस पॉइंट के ऊपर बॉडी स्टेबल नहीं होगी। जब बॉडी को टिल्ट करेंगे इस सिचुएशन के अंदर, तो क्या होगा, बॉडी जो है टिल्ट करेंगे तो वो डिस्प्लेस कर देगी, जिस तरफ आप टिल्ट कर रहे हो ना उस तरफ डिस्प्लेस कर देगी, उस तरफ मूव कर देगी, बॉडी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर सकेगी। इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी को अगर टिल्ट किया जाए और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन ना कर सके, तो हम कहते हैं इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक हो गया बेटा, कि अगर बेस एरिया कोन का हमारे पास आउटसाइड होगा, तो बॉडी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर सकेगी, बॉडी जो वो डिस्प्लेस हो जाएगी। अगर बेस एरिया कोन का इनसाइड कोन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर सकेगी और वो हमारे पास कहलाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा तीसरा हमारे पास सिचुएशन है ये। अब देखें एक तीसरी सिचुएशन भी बन रही है। हम बॉडी को हमने क्या किया है, बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर लिया न्यू पोजीशन के अंदर, एक ये थी, इसको स्लाइटली न्यू पोजीशन के अंदर लिया है। ठीक है, अब ये बॉडी जो अपनी न्यू पोजीशन पर रहेगी,
अब यहाँ पर आप देखें कि ना तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज और फॉल करेगा, ठीक हो गया, ना बॉडी जो है अपनी जो पोजीशन चेंज करेगी, बॉडी सेम लेवल पर है। क्यों सेम लेवल पर है? क्योंकि आप देखें जो वेट W है जो है कि एक्टिंग डाउनवर्ड है, रिएक्शन फोर्स है एक्टिंग अपवर्ड है, दोनों अलोंग द सेम लाइन आ रही है, इस पे भी इस पे, ठीक हो गया बेटा। इस सिचुएशन को कहते हैं बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में चली गई है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करे, ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल करें, ठीक है, और बॉडी जो है टेबल के ऊपर या किसी भी सपोर्टिंग मटेरियल के ऊपर सेम लेवल पर रहे, ठीक हो गया, और उसके अंदर कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस ना हो सके, वो कहेंगे बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिए इस सिचुएशन के अंदर कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है बेटा, समझ आ गई? ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगी? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, न्यू चीज है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास कि अगर हम क्या करते हैं, बॉडी को एक स्लाइटली जो है हम डिस्प्लेस करते हैं, एक न्यू पोजीशन पे लेके आते हैं, ठीक हो गया, तो आप देखेंगे कि ना तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, ना राइज होगा, ना ही फॉल होगा, और बॉडी जो है हमारे पास टेबल के ऊपर या किसी भी सपोर्टिंग मटेरियल के ऊपर बॉडी सेम लेवल पर रहेगी, ठीक हो गया, और कोई उसके अंदर मूवमेंट भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि W और R एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलोंग द सेम लाइन है। तो बेटा ये जो सिचुएशन हो जाएगी इसे कहते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई? कि बॉडी को जब हम स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, बॉडी 3 स्टेट के अंदर आ सकता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी, अनस्टेबल स्टेबल के इक्विलिब्रियम के अंदर भी, अनस्टेबल के अंदर भी, न्यूट्रल के अंदर भी। अगर बॉडी को डिस्प्लेस करें स्लाइटली, टिल्ट करें स्लाइटली, बॉडी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर ले, तो बेटा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर ना करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर बॉडी की स्लाइटली जो हम पोजीशन चेंज करें, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना राइज हो ना फॉल हो, और बॉडी जो है उसके अंदर मूवमेंट भी ना प्रोड्यूस हो, तो कहेंगे बॉडी जो है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गई? तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम ये समराइज कर सकते हैं कि अगर हमने स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो एक तो हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी जितनी लो हम रख सकते हैं रखें, ठीक है ना, बॉडी को जितना लेट्स सपोज उसकी जो कांटेक्ट पॉइंट है बॉडी का, कांटेक्ट पॉइंट से जितना क्लोज बॉडी को आप रखेंगे ना, उतना ही वो स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास बेस एरिया, कि जितना बेस एरिया वाइड होगा बॉडी स्टेबल होगी, जिससे मैंने आपको बताया बेस एरिया वाइड होगा। अगर बेस एरिया जो है उस मटेरियल के अलोंग होगा तो बेटा वो स्टेबल होगा। अगर उस मटेरियल के अलोंग नहीं होगा, मतलब कोन के लिए हमने देखा था कि कोन के जो हमारे पास है इनसाइड द कोन था हमारे पास बेस एरिया, तो स्टेबल होगी। अगर आउटसाइड द कोन हो गया तो अनस्टेबल होगा, ठीक है बेटा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे कोई पूछे कि हम स्टेबिलिटी, अगर बॉडी को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे एक तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना लो रख सकते हैं रखें, दूसरा बेस एरिया जितना वाइड रख सकते हैं रखें। इसी वजह से बेटा आप देख सकते हैं रेसिंग कार है, आप देखते हैं कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा हमारे पास जो लोअर होती है, वो बहुत ज्यादा जो सरफेस के बहुत करीब होती है कार, और उसका बेस एरिया भी वाइड होता है। इसी वजह से ताकि उसको जो है उसने रेस स्पीड से चलना है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ सके, ठीक हो गया बेटा। तो मेरा बेटा ये हमारे पास तो आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी बात इसमें कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो, तो मेरा बेटा आप जो है ये ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।